अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। थैंक यू। सर आजकल जो कुछ चल रहा है वो तो आई होप कि आपको मालूम ही होगा। इमरान खान साहब को जिस तरह से अचानक से कॉर्नर किया गया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन ये कि उनके पार्टी से बहुत सारे लोग निकल कर जहांगीर तरीन खान साहब की तरफ चले गए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले तहरीक इंसाफ की गई थी। लेकिन सर क्या देख रहे हैं आप, जो कुछ 9 मई को हुआ, जो हंगामे हुए, उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया गया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कंट्री से बाहर लोग थे पाकिस्तानी, और वहां से वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, और वहां से जो कुछ वो वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। साथ साथ सर बजट पेश किया गया है, और जाहिर है कि बहुत ज्यादा बजट की जो डिटेल्स हैं वो तो इकोनॉमिस्ट ही कोई बता सकते हैं या हमें समझा सकते हैं। लेकिन ये है कि डिफेंस बजट एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। एजुकेशन बजट जो है उसमें मुश्किल से 5% का इजाफा किया गया है, जबकि डिफेंस बजट में 15% इजाफा किया गया है। हेल्थ बजट को कम कर दिया गया है, 30 बिलियन रुपीज से 22 बिलियन रुपीज की तरफ जो है वो हेल्थ बजट को कर दिया है। क्या वजह हो सकती है कि बाकी किसी चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट पे ही है? लेकिन सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, पहले बजट पे थोड़ा सा ये आपको कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का जो बजट है उसके लिए तो रब्बे जितनी इल्मा ही काफी है, और हेल्थ के लिए होव शाफी। और बाकी तो फिर डिफेंस तो आपको पता है, वो तो 1804 अरब रुपए हमने रखे हैं उसके लिए। और वो डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए मेरा ख्याल है फिर उसके अलावा होंगे। ये सिर्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, खैर, ये तो लाइटर बातें हो गई। हम्म। लेकिन बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, इमरान खान का जो भी मामला था, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बदकिस्मती है हमारी कि पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के क्रिएट करती है लीडर्स, और फिर उनको पावर में लाती है, और फिर उसके बाद जब वो देखती है कि ये अपने कुछ वो हाथ पांव फैलाने लगे हैं, तो फिर उनको बिल्कुल क्रश कर देती है और नई पार्टी बनाती है और नए लीडर्स को ले आती है, और फिर वही एक जो साइकिल है वो चलना शुरू हो जाता है। और ये पहली दफा तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा आपको पता है कि वो एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई थी अयूब खान के जमाने में, और फिर एक आईजेआई बनाई गई थी, और फिर और बहुत सी सर पार्टियां उन्होंने एमक्यूएम, बनाई। एमक्यूएम भी एमक्यूएम बनाई बनाई गई। थी, हाँ, जी। एमक्यूएम बनाई गई थी, और फिर बहुत सी ऐसी तंजीमें भी बनाई गई थी जो कि बराह रास्त दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थी। हम्म। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल काम नहीं है इस तरह की पार्टीज बनाना। उनके मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती हैं, और जब वो आप उनको खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वो महसूस करने लगते हैं कि अब उन्होंने कुछ अपनी एक पावर बेस बना ली है, फिर वो थोड़ा सा जब ऑटोनमस होने लगते हैं तो फिर ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, और फिर उनको बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है। तो इमरान खान की जो पार्टी है ये भी बड़ी पुरानी एक ये पार्टी है, और बहुत पहले से ज़ियाउल हक के ज़माने से इस पे काम शुरू था, और फिर बाद में हमीद गुल था, और फिर जो मुख्तलिफ आईएसआई के लीडर्स आए, उन्होंने यही कोशिश की कि इसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए और इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इसको फिर एक मेन स्ट्रीम पार्टी बनाया जाए। और फिर आरटीएस फेल हो गया, आपको याद है, और उसके बाद फिर इमरान खान जीत गया और पावर में आ गया, और उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी एस्टेब्लिशमेंट की। और अब मसला ये था कि अब अगर उसमें कुछ समझ बूझ होती तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ वो एक तरीके से रेकनसाइल करता। लेकिन आप देखिए कि वो किसी को वो चोर कहता रहा, किसी को डाकू कहता रहा, किसी को डीजल कहता रहा, और उसने
वाज़ेह तौर पे कह दिया कि किसी के साथ नहीं बैठेगा वो, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। हालाँकि वो एक अपॉर्च्युनिटी थी अवेलेबल कि वो सियासी पार्टियों के साथ मिलता, बैठता, नेगोशिएट करता। क्योंकि देखिए बात ये है कि उसको समझना चाहिए था, उसने खुद कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ। तो अगर अगर वो वाक़ई समझता तो उसको पता होना चाहिए था कि अगर कुछ मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो उसका तरीका यही था कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठता, मुज़ाकरात करता, गिव एंड टेक होती और एक पॉलिटिकल फ्रंट से वो आगे आता। तो उसने हारिक को नाराज़ किया हुआ था, वो शायद ये समझ रहा था कि उसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अवाम में भी है और एस्टेब्लिशमेंट में भी है, और ये उसको गलतफ़हमी थी। और फिर वो 9 मई को जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और उसमें भी वो गालिबन मिसकैलकुलेट कर गया कि जब लोग सारे आ जाएँगे सड़कों के ऊपर और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे हमले शुरू कर देंगे, तो फिर हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी मुझे सपोर्ट मिल जाए और इस तरीके से मैं अपनी एक दोबारा से रीगेन कर लूँ पावर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अच्छा, अब उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है ना, वो उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि पीछे हट रही थी, वो दोबारा से फिर वो उसने एक पावर गेन कर ली है, दोबारा वो स्ट्रेंथन हो गई है और दोबारा उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और अब इस वक़्त जो है वो देयर इज़ टोटल chaos। लेकिन और मैं आपको जी, लेकिन सर जी, जी। इमरान खान जिस तरह से बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक, जिस तरीके से इनफैक्ट अटैक कर रहे थे वो एजेंसीज के ऊपर, आर्मी के ऊपर, जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं उनके ऊपर, बल्कि अभी के आर्मी चीफ से भी उन्होंने कई बातें की। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे कि आम तौर पे तो आप देखते हैं कि जरा सा कुछ कहा तो पकड़ के ले जाते हैं एजेंसी वाले, या लोगों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता है, मेंटल टॉर्चर दिया जाता है हर तरह का। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। उससे लग तो ये रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कोई सपोर्ट है जो इमरान खान के साथ है, इसीलिए उन्हें कुछ कहा नहीं जा रहा। और लेकिन फिर एकदम से सर कहना चाहिए रातों रात जैसे होता है, या 7 दिन के अंदर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया इमरान खान को। तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, और उससे पहले जो है वो रोका क्यों नहीं जा रहा था? देख, मेरा ख्याल है उसकी वजह ये थी कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से प्रोबेबली ऑपोजिशन थी कि कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए इमरान खान के खिलाफ। दूसरा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी कोई इतनी ज्यादा डिटर्मिन्ड नहीं थी। और तीसरा, जुडिशरी की बड़ी क्लियर कट सपोर्ट हासिल थी इमरान खान को, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ है, वो जो इमेजेस थे जिनको के फिर मीडिया पे प्रोजेक्ट किया गया, वो इतने स्ट्रॉन्ग इमेजेस थे कि उनकी बेसिस पे फिर जो इदारा है, फौज है, उसने ये डिसाइड किया कि अब मौका है कि अपने आप को असर्ट किया जाए। और उन्होंने फिर फुली अपने आप को असर्ट किया। और उसका फिर जो फॉल आउट है वो हम सारे देख रहे हैं कि अभी ये रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट आई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और जो सॉरी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें के सारे फॉर्मेशन कमांडर्स भी होती हैं, मेजर जनरल्स भी होते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और कोर कमांडर्स। लेकिन इसमें फिर फॉर्मेशन कमांडर्स यानी जो सारे जो जीओसी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं इसमें। तो उसकी बड़ी एक स्ट्रांगली वर्डेड एक जो स्टेटमेंट आई है, ऐसी स्टेटमेंट तो तारीख में कभी भी नहीं आई। और उससे तो अब वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि हर चीज़ जो है वो अब बिल्कुल तय कर ली गई है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये वजह है कि अब मेरा ख़्याल है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी अब इस बारे में क्लियर है कि उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आगे ये करेंगे क्या? क्योंकि इन्होंने एक एक और
पॉलिटिकल पार्टी जो है जहांगीर तरीन खान साहब के साथ बना ली है। पहले भी जहांगीर तरीन खान साहब का बड़ा रोल रहा इमरान खान के टाइम में भी, कि वो किस तरह से वो लोगों को ले लेकर आते थे अपने प्राइवेट जेट में और आकर इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करवा देते थे। लेकिन सर इन सब चीजों के पीछे पाकिस्तान को क्या कोई देख रहा है? कि एस्टेब्लिशमेंट देख रही है? क्या कोई पॉलिटिशियन देख रहा है? यहाँ की जो हालत होती जा रही है इकोनॉमी की, फॉरेन पॉलिसी की, हर चीज की, जैसे कहते हैं एक तरह से बैंड बजी हुई है, लेकिन ये लोग आपस में ही जो है वो लड़ रहे हैं। कोई इमरान खान से लड़ रहा है और किसी से इमरान खान लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन बीच में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं स्टैंड कर रहा है? जो बजट भी ये लेकर तो आ गए, लेकिन आईएमएफ ने भी इनको कोई पैसा नहीं दिया है और आगे ये कह भी ये रहे हैं कि जी हम फिर कोशिश करेंगे। ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखिए जी, मुझे तो इस वक्त टोटल अनार्की नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो ड्राइविंग सीट है उस पे कोई भी नहीं है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट की अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हैं वो वहां तक है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अब बजट उसने पेश कर दिया है। अब मेरा ख्याल है चंद हफ्तों की वो मेहमान है, उसके बाद वो लोग भी चले जाएंगे, फिर वो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे। और बाकी ये जो ऑपोजिशन तो खैर पता नहीं इस वक्त है नहीं है। और ये जो नई पार्टी बनाई गई है, मैं समझता हूँ लोग बड़े अब डिसल्यूजन हो गए हैं। और मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो इलेक्शंस होंगे इनमें लोएस्ट टर्न आउट होगा, क्योंकि इतने लोग मायूस हो चुके हैं। अब ये जो इस्तेहकाम पार्टी बनाई गई है, वैसे बाय द वे इस्तेहकाम का अंग्रेजी तर्जुमा एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो ये ये जो इस्तेहकाम पार्टी बनाई गई है, ये आपको भी पता है ये कौन लोग हैं, ये इनका क्या बैकग्राउंड है, इनकी क्या हिस्ट्री है। तो ये तो अब यकीन कीजिए कि यानी एक नफरत सी पैदा हो गई है लोगों के दिलों में, इन सब लोगों के लिए, ये जितने इस वक्त ऊपर साहिब इक़्तिदार लोग हैं इनके बारे में। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि पाकिस्तान तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं है इसमें। इसमें बस वो नून लीग को भी इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आना है, और इमरान खान ने भी अपनी पावर रीगेन करनी है, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने आप को रीअसर्ट करना है, और जुडिशरी ने भी बताना है कि भाई हम भी हैं यहाँ पे, हमारे पास भी बड़ी ताकत है। और ये सब कुछ अपने अपने मफादात और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में लगे हुए हैं। तो मुल्क तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा, और इस वक्त तो बिल्कुल क्योस है इस वक्त, और डिसइल्यूजनमेंट है, और लोग बहुत बुरी तरह मायूस हो चुके हैं तमाम इदारों से। तो मैं तो बहुत ही इस वक्त देख रहा हूँ कि हालात बहुत खराब हैं इस वक्त मुल्क। जी लेकिन सर बार बार गवर्नमेंट इस वक्त की जो है वो तो यही कह रही है कि आईएमएफ को भी हम मना लेंगे, और बजट में भी वो कह रहे हैं कि जी बहुत लोगों को जो है वो सोलर पैनल और इस किस्म की चीजें उन्होंने सस्ती की हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली जैसे वैसे तो आज तक महंगी की है, लेकिन वैसे तो आज तक सर कोई बजट मैंने तो नहीं देखा कि जो आया हो और उसके ऊपर पब्लिक बड़ी खुश हुई हो कि जी ये तो बड़ा पब्लिक फ्रेंडली बजट है। तो पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक बजट तो सब इसी तरह के आए हैं, जैसे कि इस बार आया है कि सब लोगों को मजीद तकलीफ में डाल देगा। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि किस तरह से पाकिस्तान आगे सरवाइव करेगा? देखिए जी, बात ये है कि आईएमएफ के साथ तो मुआहदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने $4 बिलियन का कोई अरेंजमेंट किया था, और आईएमएफ कह रहा है जी कि $6 बिलियन का अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। अब फ्रेंडली कंट्री से यानी $2 बिलियन भी ये नहीं ले सकते इस वक्त, यानी हालात इतने यानी इनके लिए अनफेवरेबल हैं। और अगर ये आईएमएफ से नहीं होता एक एक एग्रीमेंट, तो फिर इनको अगले साल के लिए $5 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए। यानी अगर तमाम जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, वो तमाम जो कर्जे हैं उनको वो रोल ओवर कर देते हैं, तो फिर भी इनको $5 बिलियन चाहिए ये अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान। अब वो कहाँ से आएंगे ये किसी को भी नहीं पता। इसहाक डार साहब से जब गया तो उन्होंने कहा जी हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगा, यानी इंशाल्लाह के अलावा उनके पास कोई लॉजिक नहीं था।
तो जहां पे आपके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि वो $5 बिलियन जो हमें चाहिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कहाँ से आएंगे, और इस वक्त हालत ये है कि जितना पैसा हमने डेट रीपेमेंट का देना है वो कर्ज लेके देना है, हमने जो डिफेंस बजट है वो कर्ज लेके देना है, हमने जो पेंशन्स देनी है वो कर्ज लेके देनी है, हमने जो अखराजात हैं फेडरल गवर्नमेंट के कर्ज लेके पूरे करने हैं। ये बैंकों से कर्ज लिए जाएंगे, ये फिर बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे वो इसमें शामिल होंगे, फिर इसमें कुछ वो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स होंगी, और फिर नॉन बैंक लोन्स हैं वो होते हैं। तो ये सारे पैसे जो है ना, ये इनसे आगे मामलात चलाए जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालत है वो इंतहाई इस वक्त दगरगूं है, और कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि करना लेकिन क्या है सर हमने आइंदा। लेकिन सर जी। ये तो चाइना बड़ा हमारा दोस्त है इनके ख्याल से, तो चाइना ने जो सी पैक टू जो स्टार्ट किया है उसका, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या इनको? और दूसरा ये कि ये तो हमेशा से कर्जे ही लेते चले आ रहे हैं, और इसी तरीके से इनका ख्याल ये है, मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट का और स्टेब्लिशमेंट का, कि क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो कहीं ना कहीं से हमें बचा लिया जाएगा। ये वाला मेरा ख्याल फॉर्मूला सर कब तक चलेगा? ये फार्मूला अब नहीं चलेगा, ये अब फार्मूला बहुत पुराना हो गया है। और अगर किसी ने बचाना होता, आईएमएफ ने बचाना होता तो वो बचा लिया होता। अब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को ब्लैकमेल करके आप कहें जी कि हमारे पास ये है और हमें आप पैसे दें। मेरा ख्याल है ये अब पुरानी हो गई ये बातें। अब अब ये वाले नुस्खे और ये वाले अब कारतूस अब नहीं चलेंगे। अब आपको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपको एक ड्रास्टिक चेंज लाना होगा, आपको मुल्क के अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने होंगे, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे अपने मुल्क के अंदर। तो फिर पॉसिबल होगा कि आपको दुनिया कुछ दे और आपको दुनिया कुछ आपकी हेल्प करे। अब इस बात पे कोई हेल्प नहीं करेगा जी कि आपने वो एटम बम जो है ना वो पहाड़ के नीचे छुपा के रखे हुए हैं, तो अब आप अब असल में एटम बम वगैरह भी जो है ना ये कोई इतने रेलेवेंट रहे नहीं है। ये अब जो कौमों की प्रेस्टीज है वो उनकी इकोनॉमिक पावर से है। आपके ख्याल में जर्मनी के पास एटम बम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, साउथ कोरिया के पास नहीं है, जापान के पास नहीं है, स्विट्जरलैंड के पास नहीं है, तो क्या पाकिस्तान दुनिया में इनसे ज्यादा मोहतरम है? पाकिस्तान के पास है, इनके पास तो नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत है इन मुल्कों से। इनका इनके पासपोर्ट्स जो हैं वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है हमारा पासपोर्ट दुनिया में, जिनके पास एटम बम नहीं है। तो ये हो गई है पुरानी अब बातें, इनको ये अब कोई बाय नहीं करता ये चीजें। और ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ही एक शोशा था कि जी हमारे पास तो जी चूंकि बम आ गया है लिहाजा अब दुनिया हमसे डरेगी, और वो डरेगी और हमें पैसे भी देगी और हमें इमदाद भी देगी और हमें और भी हर तरह की एड देगी। अब ऐसा नहीं है। और हमारी अब उल्टी सीधी हरकतों को भी सहेगी जो हम करते हैं। हाँ, हमारी उल्टी सीधी हरकतों को भी सहेगी। हम जो मर्जी करते रहें, हम अफगानिस्तान में जो मर्जी करें, डबल गेम खेलें, हम ईरान के साथ शरारत करें, हम इंडिया के साथ जो कुछ भी करते रहें, वो आपको पता ही है, वो भी ठीक है। इवन बांग्लादेश जो है उसको भी हमने, हमारी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, याद होगा आपको, बांग्लादेश के हवाले से, जब वो वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो हमने कहा यार अब बांग्लादेश रह गया है, रेजोल्यूशन उसके खिलाफ भी पास कर दें, कोई मुल्क रह ना जाए इस रीजन में जिससे हमारी कोई अच्छे ताल्लुकात हों। तो श्रीलंका के साथ अच्छे थे, लेकिन वो भी आपको याद होगा वो सियालकोट में जो कुछ हुआ, जी बिल्कुल। उसके बाद तो फिर और भी अब खराब हो गए। तो बहरहाल ये हालात हैं जी। यानी जहां पे आपका वजीर खजाना जो है वो हर सवाल के जवाब में इंशाल्लाह कहना शुरू कर दे, और जो ये कहे कि जनाब हम सूद को खत्म करेंगे, यानी एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी लेके आएंगे, जबकि
फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी जानता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर उसमें से इंटरेस्ट को निकाल दिया जाए तो पीछे रहते ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। और वजीर खजाना कह रहा है जी कि हम इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी लाएंगे और इंटरेस्ट नहीं होगा और ये सारा कुछ। तो वहां पे अब क्या उम्मीद रखी जा सकती है? और वैसे भी अब 6 हफ्ते के बाद तो इन्होंने वैसे ही चले जाना है, फिर इंटरनल गवर्नमेंट आएगी, वो क्या करेगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या आईएमएफ उसके साथ कोई नेगोशिएशन करेगा, नहीं करेगा, स्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, फिर क्या वाकई इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो इरोड हो गई है या अभी भी लोग उसके साथ हैं। और मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं इस वक्त, आप कुछ नहीं कह सकते कि इस मुल्क में क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। खैर इंशाल्लाह तो सर वैसे ही मेरा ख्याल है एक तरीका बन गया है यहाँ पर। मुझे याद है कि एक इजिप्ट के एम्बेसडर हुआ करते थे यहाँ पे कुछ साल पहले पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो वो मुझे बताने लगे कि उन्होंने अपने स्टाफ को कोई काम करने के लिए कहा, पाकिस्तानी स्टाफ था, तो उसने कहा इंशाल्लाह। तो उसने कहा नो नो इंशाल्लाह, यू विल डू इट और यू विल नॉट डू इट, ये मुझे बता दो। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने पास रखो। बिल्कुल। इस्लामिक कंट्री का एम्बेसडर ये बात कर रहा था। क्योंकि हमने तो एक और तमाशा लगाया हुआ है ना हर चीज में, रिलीजन घुसाना, इंशाल्लाह माशाल्लाह करके काम कोई नहीं करते। आरजू हालात अब ये इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमारी जो मेजोरिटी है ना इस मुल्क में जो रहते हैं, उनके पास सवाए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह के अलावा कहने को है ही कुछ नहीं। वो यही कहेंगे हर बात, बेशक, हम्म। बेशक, ये भी कहेंगे। तो अब जहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है आपके पास, जहां पे आपने बस ये जो अल्फाज हैं ये आपने अदा कर देने हैं और कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, पता नहीं है करना क्या है मुल्क के बारे में। आज तक, अभी तक 75 साल के बाद भी कंफ्यूजन है कि यार वो जिन्ना साहब जो थे वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। वो एक रिलीजन चाहते थे स्टेट अफेयर्स में या वो एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। तो वो अभी तक, यानी ये भी अभी तक एक इस पे भी यानी झगड़ा है। तो अब आगे क्या, मतलब चीजें क्लियर नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की, और किस तरह मुल्क को आगे लेके जाना है। और वही आपकी बात कि पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो है ही नहीं है कहीं पे। ये तो बस इस सर वक्त मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, महकमे हैं जो अपना अपना इंटरेस्ट परसू कर रहे हैं। और वो अपना जो उनका इंटरेस्ट है वो टॉप प्रायोरिटी पे है और मुल्क कहीं बहुत बाद में आता है या शायद आता ही बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही सर। लेकिन आपने जिन्ना साहब की बात की तो सर मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था या किसी ने बताया था कि जिन्ना साहब के ऊपर पाकिस्तान में पीएचडी नहीं की जा सकती, इसलिए कि अगर उनके ऊपर पीएचडी की कोशिश की गई तो वो बातें निकलेंगी कि उसके बाद जो है वो शायद उस तरह से उनकी रिस्पेक्ट ना रहे जो अभी लोगों में एक एक है या कही जाती है। तो ये भी है सर। ये भी कहा जाता है कि जी वो तो पाकिस्तान के उसमें इतने फेवर में नहीं थे, वो तो अपनी कोई सीट वीट मांग रहे थे कुछ, पता नहीं गवर्नर या क्या बनने के लिए, और कहा कि ये दे दो नहीं तो फिर मैं अलग मुल्क के लिए कर लूंगा, कुछ बात कर लूंगा या कोई तहरीक चला दूंगा। तो कहा चलो कर लो। तो वो इस वजह से जिसे कहते हैं ना कि वो उनको बेचारों को करना पड़ गया। पाकिस्तान जब बोल ही दिया था तो वो फिर ये असल में है। अब वो अब कांग्रेस तो तैयार थी ना माउंट बैटन को हम्म। गवर्नर जनरल बनाने के लिए। तो हम्म। गवर्नर जनरल तो एक ही होता है, हम्म। तो अब ये तो नहीं बन सकते थे। तो फिर इन्होंने यही चाहा कि एक और मुल्क बने जिसका मैं गवर्नर जनरल बन जाऊं। तो हम्म। फिर वो गवर्नर जनरल भी बन गए, फिर वो मुस्लिम लीग के सदर भी बन गए, फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी बन गए, फिर वो कैबिनेट मीटिंग्स भी चेयर करते थे, फिर वो इलेक्टेड वजीर आजम को डांटते भी थे। तो वो तो सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड थी उनकी जात के अंदर, हर तरह की पावर उनकी जात के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड थी। और फिर बिल्कुल। जब मुल्क बन गया तो फिर वो
केपी असेंबली में उस वक्त एनडब्ल्यूएफपी होता था, वहां क्या हुआ, उसको फारिग किया, गवर्नमेंट तब्दील कर दी वहां पे, फिर वो ये सिंध के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन करके वो उनको फारिग किया गया, फिर बलूचिस्तान को बाय फोर्स एनेक्स किया गया। तो बड़ा कुछ हुआ फिर यहाँ पे। लेकिन सर और वो तो सिर्फ 1.5 साल ही रहे पाकिस्तान बनने के, मेरे ख्याल है 1.5 साल ही उनकी लाइफ थी, लेकिन अपने उस 1.5 साल के गवर्नर राज के लिए उन्होंने जो है वो बहुत से लोगों की जो है ना वाट लगा दी, जो बेचारे वहां हाँ से यहाँ आए और अब जी, क्या क्या भुगत रहे हैं। क्योंकि ये वो तो अजीब गरीब कौम, एक हुजूम जो कहा जाता है ना, बन गया है, कौम तो नहीं बन पाए। नहीं नहीं, वो कौम तो नहीं बन गई ना। देखे ना, अब वो मुस्लिम लीग ढाका में बन रही है, मूवमेंट फॉर पाकिस्तान नॉर्दर्न इंडिया में चलाई जा रही है, और मुल्क वहां बन रहा है जहां पे कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। अब देखे ना, पंजाब में पंजाब में हम तो बड़े प्यार मोहब्बत से हम रह रहे थे यहाँ पे, हिंदुओं सिखों के साथ हम यहाँ पे रह रहे थे। केपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मेरे फादर अच्छा, सर कहा बलूचिस्तान करते में थे कि सर मेरे फादर कहते थे कि यहाँ पे तो लोग सो रहे थे रात को, तो हिंदुस्तान में सो रहे थे, सपोर्टे हाँ तो पाकिस्तान में थे। ये हो हाँ, गया इन बेचारों के ऐसी साथ तो। ऐसी ऐसी था। और इतनी इतनी गैर यकीनी कैफियत थी कि इवन लाहौर का नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में आ रहा है या इंडिया में जा रहा है। बहुत से ऐसे देहात थे जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था कि अगले दिन वो इंडिया में होंगे या पाकिस्तान में होंगे। यानी इस कदर एक गैर अच्छा, वो जो रेड क्लिफ था, रेड क्लिफ कभी इंडिया आया ही नहीं था, और उसको कहा गया कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका तयन करो। जिसको पता ही कुछ नहीं था, जो एक वकील था, और विद इन 6 वीक्स उसने वो लाइन ड्रॉ की कि जी ये इंडिया होगा, ये पाकिस्तान होगा। तो बड़ा हैजर्डली ये हुआ सारा कुछ। अब आपकी वो जो पहले वाली बात है, उसी की मैं तायद करूंगा कि एक्चुअली ये 48 में पार्टीशन होनी थी, लेकिन जिन्ना साहब जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई ये 47 में ही कर दी जाए। और दूसरा, उनको माउंट बैटन ने और नेहरू ने वार्न भी किया था कि जी बड़ा ब्लड शेड हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाने दें इसको। और बड़ा ब्लड शेड हुआ। यानी आप देखें ना कि कोई तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख अफराद, मासूम शहरी कत्ल हुए, और 1.5 करोड़ बंदा जो है वो बेघर हुआ इस पार्टीशन के नतीजे में। लेकिन ये हुआ कि जिन्ना साहब को गवर्नरशिप मिल गई, वही ना सर, गवर्नर जनरल बना। अपनी अपने उन्होंने गवर्नरशिप के लिए उन्होंने इतने लोगों की जाने और इतने लोगों को बेघर कर दिया जो वहां से हैं, जिसमें मेरी भी फैमिली जो है वो वहां से प्रयागराज जो अब कहलाता है इलाहाबाद, वहां से और दिल्ली से हमारे भी जो हैं वो लोग जो हैं वहां से यहाँ खामखई पता नहीं क्या सोच कर आ गए, और अब यहाँ से एक एक करके सब बाहर चले गए। मजे की बात ये है कि कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, किसी को पाकिस्तान नहीं रहना नहीं है, सब बाहर चले गए। तो उससे तो बेटर था कि थोड़ा जिन्ना साहब वहीं पे कुछ सेटल हो जाते, अपनी कोई सेटलमेंट कर लेते, बजाय पूरे मुल्क के लोगों की इस तरीके से हालत खराब कर दी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी किसी को संभाला नहीं गया सर, बन गया पाकिस्तान, चले हो गया एक बार। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट संभाल पाई है कि मुल्क को कैसे चलाया जाता है? देखिए ना, वो उसकी वजह ये है ना कि जो है वो इंतकाल इक़्तिदार भी होना चाहिए ना। इंतकाल इक़्तिदार बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं कि आपको एक कुर्सी मिल जाए, ठीक है ना, इख्तियारात भी मिलने चाहिए, पावर्स भी मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है 75 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक इदारे ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की है। तो जब आपके पास इख्तियारात ना हो, आप कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ना कर सकें, आप फॉरेन पॉलिसी तब्दील ना कर सकें, आप अपने मुल्क के जो माशी मामलात हैं उनमें तरजीहात का तयन ना कर सकें, आप ये ना कह सकें मिसाल के तौर पे कि यार 1800 अरब जो है इसकी जरूरत नहीं है यार, तल्लकात बेहतर बनाओ यार, तल्लकात बेहतर बनाओ, ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करो, एक राहदारी दो इंडिया को
ये जो ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ टैरिफ लो और उससे अरबों डॉलर कमाओ, है जी। बिल्कुल। और इंटीग्रेट करो अपने आप को इस पूरे रीजन में, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम बनाओ, उसको प्रमोट करो। कोई कह सकता है, शहबाज शरीफ कह सकता है इस तरह? नहीं कह सर सकता ना। किसी शहबाज शरीफ तो वो बात करेगा जो वो देखेगा कि यार वो उनको पसंद आएगी। हम्म। तो जहां पे वजीर आजम कोई बात करते हुए डरता हो कि उनको कोई बुरी ना लग जाए बात, जहां पे आप कोई डिसीजन ना कर सकें, जहां पे अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, कि आपने पैसा किन, अभी आप खुद ही बता रही थी कि वो हेल्थ का बजट कम कर दिया गया। बिल्कुल। अब देखें ना, हेल्थ का बजट कम कर दिया गया है क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आपको उधर चाहिए बजट, दूसरी तरफ चाहिए आपको बजट। तो जहां पे आप ये भी डिसीजन मेकिंग ना कर सकते हो, और पिछले 75 साल से आप देखें कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं वो यानी या तो उन्होंने उन्होंने हुकूमत खुद की है, या फिर किसी दूसरे को हुकूमत करने नहीं दी, सीधी बात। या हुकूमत खुद की है या दूसरे को हुकूमत करने नहीं दी, तो वहां पे फिर क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली तो तब आती है ना जब आपके पास इख्तियारात हों, जब आप एक्सरसाइज करें अपनी पावर्स को। तो यहाँ तो वो कहानी ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट डरती रहती है जी कि बस अपने आप को इक़्तिदार में कैसे रखना है, ये ना हो कि किसी बात पे वो नाराज हो के फारिग ही कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर अगर यही इसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट 1947 से पहले जब दोनों मुल्क साथ थे उस वक्त होती, तो शायद मिस्टर जिन्ना के लिए वही लोग कोई रास्ता निकाल लेते और ये इतना कुछ, इतने लोगों की जानें भी ना जाती हैं। और जैसे वो टू नेशन थ्योरी वाली जो कहानी गढ़ी गई थी, जिसपे कम से कम मैं बिलीव नहीं करती, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, तो के जी साथ नहीं रह सकते थे, बिल्कुल रह सकते हैं, अभी भी रहते हैं, बहुत मुसलमान रहते हैं वहां पे। तो वो सब कुछ ना होता। लेकिन बहरहाल अब तो एक चीज़ हो गई, 75 साल हो गए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अभी भी सँभलने के लिए तैयार नहीं है। और अब हम यही देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो मुसीबतों में जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी हो, चाहे फ़ॉरेन पॉलिसी हो, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो उसकी सर लास्ट में यही पूछना चाहूँगी, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि उनके यहाँ इतनी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, उनकी इकोनॉमी भी आप देख रहे हैं किस तरह है, फ़ॉरेन पॉलिसी भी बड़ी इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी है। और हम जो है हम किसी जगह भी स्टैंड करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मतलब किसी लिस्ट में ही नहीं है, हम किसी नंबर पर ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो $523 है, $523 एनुअल पर कैपिटा इनकम। हमारी इस वक्त $146 है। तो अब आप यही देख लें, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि एक तो ये कि उनकी जो लीडरशिप थी ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो बड़ी क्लैरिटी थी उनमें कि वो किस किस्म की स्टेट उनको चाहिए, सेकुलर स्टेट होगी वो। और फिर ये कि जो सुप्रीम होगी वो पार्लियामेंट होगी और सारे इदारे उसके ताबे होंगे। ये चीजें उन्होंने शुरू में तय करनी थी। और कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने सबसे पहले जिस चीज को सामने रखा है वो इंडिया है, इंडिया। यानी आप ये देखिए कि मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसीज बनाई, बाद में फिर कांग्रेस के थे वो, बाद में फिर दूसरी गवर्नमेंट्स आई, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं पॉलिसीज का तसलसल जारी रखा। हमारी तरह नहीं कि जी वो सी पैक चल रहा है तो फिर खान साहब आ गए तो उन्होंने कहा यार नहीं, सी पैक नहीं। और मतलब ये कि एक तो पॉलिसीज, एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट उनकी लीडरशिप में, फिर जेन्युइन लीडरशिप थी, जेन्युइन लीडरशिप, पहले जेन्युइन लीडरशिप थी, उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश किया, और बाकी सारे इदारे उसके मातहत थे। और फिर जो भी पॉलिसीज बनाई गई, जो भी गवर्नमेंट आई, उनको फिर उन्होंने लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया। और फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो फिर अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना होगा।
और उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया, और वो इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और चंद सालों में वो चौथी और उसके बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो अब बात ये है कि वो तो अब यानी किसी और अब कैटेगरी में चले गए हैं ना, वो तो अब क्वाड के भी मेंबर हैं और G20 के भी हैं, और वो उसके अलावा फिर एससीओ को भी होस्ट कर रहे हैं, एससीओ को भी वो होस्ट कर रहे हैं जी। तो वो तो अब इस लेवल पे चले गए हैं। और अभी आप देखिए, अभी वो मोदी जो हैं वो अभी उन्होंने जाके एड्रेस करना है यूएस कांग्रेस को वहां पे, और गालिबन इससे पहले भी वो कर चुके हैं, और ये दूसरी दफा वो एड्रेस करेंगे यूएस कांग्रेस को। तो यानी आप इससे अंदाजा लगा लें ना कि वो दुनिया में किस नजर से देखे जाते हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया वो गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहां पे भी वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मिले, और बड़ी बड़ी उनको रिसेप्शन दी गई वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये सारा जो है, ये मुल्क जो होते हैं वो अपनी पॉलिसी से, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से दुनिया में एक मकाम बनाते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी एक प्रेस्टीज एस्टैब्लिश होती है। तो जहां पे यहाँ सारे आपस में लड़ रहे हों, यानी आप इस वक्त देखें मुल्क में क्या हो रहा है, यानी एक कार्टून नेटवर्क चल रहा है। जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसका इजलास हो रहा है, वो फिर उसके अब वो मीम्स बन रहे हैं जी, ये तराना क्या गाएंगे, ये इनका तराना क्या होगा है जी, इन लोगों का, और ये कौन लोग हैं, और ये पहले किन किन पार्टियों में रहे हैं, बिल्कुल है जी। तो उधर से वो वजीर खजाना है, उसको खुद कुछ नहीं पता कि भाई आगे क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेचारा डरता ही रहता है हर वक्त कि यार मैं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए किसी को। तो जहां पे ये हालात हों, वहां पे अब आप खुद सोचे, जो प्राइम मिनिस्टर टर्की में जाके वो कह रहे जी मैं ये आम लेके आया हूँ जी, वो उनको अर्दवान को जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ने ਤੇ ਅੱਧे अंब बेगम साहबा दे ने। ये प्राइम मिनिस्टर जाके, यानी उसके पास और कोई बात ही नहीं है करने। तो वो अब वो क्या इज्जत होगी, है जी। वो आम जाके वो उनको दे रहा है वहां पे, और फिर वो उसकी वीडियो बन रही है और वो दुनिया देख रही है जी। तो ये हालात हैं, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं ऐसे लोगों से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर है जो खजाना खाली है उसके बे खजाना कहना चाहिए उनको कि मिनिस्टर है वो, कि उसके अंदर पैसा कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल मिनिस्टर है। लेकिन देखते हैं सर ये आगे किस तरह से इसको लेके चलते हैं, और आईएमएफ से कुछ मिलता है इनको या नहीं मिलता, कुछ थोड़ी बहुत इन्हें अक्ल आती है या नहीं, लेकिन अक्ल आ जानी चाहिए इनको, नहीं तो कम से कम उन लोगों को जो इनको लेकर आते हैं, जो इन्हें सीट्स पे जी जी बिठाते हैं, उनको आनी चाहिए सबसे पहले। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जी, ज्वाइन किया। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। ओके।